क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द एंगल बिटवीन द टू इक्वल मैग्नीट्यूड, two vectors of equal magnitude is 2 by 2 pi by 3, prove that the resultant magnitude, the magnitude of the resultant vector equal to the either मतलब क्या है समझो। अगर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, ये वेक्टर A है और ये भी वेक्टर A है, ये दोनों 2 pi by 3 एंगल पे काम कर रहे हैं। अब हो सकता है आप भूल गए हो 2 pi by 3 क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था। मतलब ये रेडियन सिस्टम है और रेडियन सिस्टम को डिग्री सिस्टम में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन पाई का। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बेसिक मैथमेटिकल टूल में अपन ने पढ़ा था बच्चों। पाई से पाई कैंसिल, 2 अपॉन 3 इंटू 180 डिग्री कैंसिल, कितने बार 60 बार 3 से, तो 60 इंटू 2 मतलब कितने डिग्री बच्चों, 120 डिग्री। क्लियर है? तो मतलब अपन को 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये 120 डिग्री एंगल दोनों के बीच में है। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 120। कह रहा है कि प्रूव करो कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो खुद इन दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा। अब दोनों बेचारे वेक्टर ए हैं, तो मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए, वेक्टर ए का मॉड। चलिए सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos कितने डिग्री, थीटा। तो r इक्वल टू बच्चों पहले वेक्टर का स्क्वायर क्या आएगा, दूसरे का भी क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि दूसरा वेक्टर भी सेम है ना। क्वेश्चन ने क्या रखा है, टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब पहले का मैग्नीट्यूड a है तो दूसरे का भी क्या है, a प्लस 2 पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड a cos कितने डिग्री, 120 डिग्री इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। बच्चों cos 120 डिग्री की वैल्यू हो सकता है आपको निकालते ना बने, बट मैंने आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल पढ़ाए हैं तो शायद उससे आपको निकालते बन जाएगी वैल्यू। बच्चों cos 120 को लिख सकते हो cos 180 माइनस 60, याद आया? हाँ, cos 180 माइनस 60 कौन सा घर, सेकेंड क्वाड्रेंट आया। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर, साइन का, तो cos क्या होगा, माइनस cos 180 नो चेंज, 180 मतलब नो चेंज, माइनस cos 60। इसकी वैल्यू तो आप पढ़ के आए हो, कितनी होती है 1/2, तो आंसर कितनी होगी, -1/2। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बच्चों कितना, -1/2 आया ना। 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास बच गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर मतलब अंडर रूट a स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आएगा, a। समझ में आया? तो यदि आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, सॉरी दो वेक्टर, और वो 180 डिग्री पे काम कर रहे हैं, अगर दो वेक्टर आपके पास 180 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, a। क्या होगा, a। सेम वेक्टर है, 180 डिग्री पे काम करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, a। मतलब फिलहाल जैसे ये था और ये था, ये कितने डिग्री पर काम कर रहे हैं, 180 पर, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ निकलेगा और वो भी क्या होगा, a। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a। क्लियर है? समझ में आया? यस, ठीक है ना, बन जाएगा, ओके। तो यहां पर वेक्टर p ले लिया गया है तो p का रिजल्टेंट p ही आएगा। आज मैं आपको ग्रुप में 3 वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है ना, और वो आपको 3 से 4 वीडियो है, वो आपको पूरे के पूरे इस हफ्ते के अंदर देखने हैं पूरे वीडियो। वो क्या है, 9th क्लास का मोशन है, मोशन 9th क्लास का, और वो पूरा मोशन आपको 9th क्लास का पहले मैं पढ़ाऊंगा ग्रुप में, ठीक है। वो पूरा पढ़ लेना, आपका 11th क्लास का मोशन बहुत अच्छा जाएगा। वो बेसिक अप्रोच है उसकी, बहुत जरूरी है वो। लिख लिया? चले, हाँ, इसमें आपको कुछ पूछना है तो बताओ भाई, समझ में आ गया ना सारे पॉइंट? तो मतलब दो वेक्टर अगर कहां पे काम करते हैं, 120 डिग्री पे, तो तीसरा भी उसी के इक्वल होता है। ये जो पंखे की ब्लेड होती है ना बच्चों, ये 120 डिग्री पे होती है, इसलिए पंखा ऐसा नहीं चलता कि ऐसा लटक के उल्टा हो जाए, टेढ़ा हवा में घूमने लगे, क्योंकि बैलेंस होता है। देखो ये और
ये तीनों 120 डिग्री पे होते हैं। बच्चों देखो ये और ये और ये, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, इसका इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। और अच्छी बात ये कि इक्वल भी आएगा, इक्वल भी आएगा। अगर ये है ए, ये है ए, तो ये भी क्या आएगा, ए। मतलब इसके सिस्टम को क्या कर देगा, ये बैलेंस कर देगा। समझ में आया ना? तो ये तीनों जो पंखे की ब्लेड होती है कितने डिग्री एंगल पे होती है, 120। वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल पंखा गोल होता है ना 360, 360 में कितने पार्ट, 3 पार्ट, कितने डिग्री, 120। समझ में आया ना? हाँ, जिसमें 4 ब्लेड होंगी वो 90 90 90 90 पे होंगी, 4 ब्लेड वाला पंखा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। यस, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है। फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। सुनो भाई क्या क्वेश्चन है, आपको कहा गया 2 वेक्टर दिए गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल हो और डायरेक्शन वेक्टर ए के इक्वल, पैरेलल टू वेक्टर ए। ये वेक्टर ए गया हुआ है, ये वेक्टर ए गया हुआ है, ठीक है ना, और ये वेक्टर बी गया हुआ है, ये वेक्टर बी गया हुआ है। प्रोजेक्शन नहीं फाइंड करना है, ये कह रहा है कि वेक्टर ए की दिशा में पैरेलल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, वेक्टर बी के। तो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, खूब बड़ा वेक्टर जो भी है, इतना वेक्टर है। और वेक्टर बी कितना है, 7i कैप प्लस 24j कैप, ये है वेक्टर बी। क्लियर है? कम रेजोल्यूशन वो नहीं फाइंड करना, प्रोजेक्शन नहीं फाइंड करना, कंफ्यूज मत होना। आपको कह रहा 2 वेक्टर दिए गए हैं, फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वेक्टर बी के इक्वल। ये देखो ये लिखा है, ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, बी के। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, बी के, और पैरेलल टू वेक्टर ए, मतलब डायरेक्शन किसकी है, ए की। मतलब सीधी सीधी बात है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में बी के मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर लिखना है। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालो सबसे पहले। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर और कितना 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49, 24 का स्क्वायर कितना 576। बच्चों कितना हो गया ये 625। आंसर कितना आ गया 25। मतलब आपको 25 कदम का वेक्टर लिखना है। समझ में आया निशा? 25 कदम का वेक्टर लिखना है आपको, किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में 25 कदम का वेक्टर लिखना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए की डायरेक्शन में 1 कदम का वेक्टर निकाल लो, दैट इज कॉल्ड ए कैप, दैट इज कॉल्ड ए कैप। तो ए कैप निकालो। तो व्हाट इज ए कैप? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज वेक्टर ए? वेक्टर ए विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3i कैप प्लस 4j कैप। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट लोगे 25 का कितना 5। समझ में आ रहा है? तो 3 अपॉन 5i कैप प्लस 4 अपॉन 5j कैप। ये क्या आ गया? ये आपके पास आ गया a कैप, मतलब a वेक्टर की दिशा में 1 कदम का वेक्टर। अब कह रहा है आप a वेक्टर की दिशा में कितने कदम का वेक्टर निकालो, 25 कदम का। तो क्या करेंगे 25 का मल्टीप्लाई। सो अपना जो आंसर होगा दैट विल बी 25a कैप, जो अपना रिजल्टेंट रिक्वायर्ड वेक्टर है, जो भी आपका वेक्टर है दैट इज 25a कैप। तो 25 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन 5i कैप प्लस 4 अपॉन 5j कैप। चलो बच्चों 25 का मल्टीप्लाई 5 से कितना आया 5, 5 से 25 बार 5, 5 गुणे 3 कितना 15i कैप प्लस 5 से 5, 5 इंटू 4 कितना 20j कैप। नोट करिए दिस इज योर वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर 15i कैप प्लस 20j कैप। यस करेक्ट आंसर, चेक द आंसर 15i कैप प्लस 20j कैप, ये लिखा हुआ है 15i कैप प्लस 20j कैप। इस स्टेट से आपके
एग्जाम का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, डजंट मैटर आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक ना। वर्ड टू वर्ड डिटो कॉपी पेस्ट आंसर आएगा क्वेश्चन। कंसेप्ट आया समझ में, कंसेप्ट समझिएगा, है ना। वेक्टर बी की डायरेक्शन में, सॉरी वेक्टर ए की डायरेक्शन में बी की लंबाई का वेक्टर निकाला। चलिए, व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए 2i कैप प्लस 2j कैप विद x एक्सिस। वेरी सिंपल, फार्मूला ही बताया था tan इनवर्स b अपॉन a, इसका x एक्सिस के साथ बनाया गया फार्मूला, याद है ना आपको। ये वाला एंगल क्या होता रहा है, ये वाला कंपोनेंट क्या होता रहा, ay, ये कंपोनेंट क्या होता रहा, ax। तो फार्मूला tan थीटा इक्वल टू ay अपॉन कितना, ax। बेटा यहाँ पे ay कितना है 2, ax कितना है 2, 2 से 2 गए कितना आया 1। tan थीटा इक्वल टू कितना, अरे बोलो 1। tan थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री, tan 45। आंसर थीटा इक्वल टू कितने डिग्री 45। सीधे टिक मार लो, बुकलेट में ही लिख लो थीटा इक्वल टू 45। तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा 45। अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूछ लूं y एक्सिस के साथ, वेरी सिंपल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90। जब x एक्सिस के साथ 45 है तो y एक्सिस के साथ भी कितना होगा 45, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो जब x के साथ 45 है तो y के साथ भी 45। अंजलि कोई डाउट, ओके आंसर 45। हाँ कुछ पूछ रहे हो बेटा, x एक्सिस के साथ 45 तो y के साथ 45। चलो देखो, ये x एक्सिस और y एक्सिस है, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होता है 90। अगर कोई वेक्टर इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है तो y एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, बस सिंपल, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। तो x के साथ पता है तो y के साथ 90 से माइनस कर लो, आया ना, आ गया समझ में। अगर x के साथ बना रहा है 10 डिग्री तो y के साथ कितना बनाएगा, बस हो गया 80 डिग्री। क्लियर है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए ठीक है बच्चों, अगला, यस, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स a3 and 4 and their scalar product is 6, find the angle between them। मिल गया क्वेश्चन, मिल गया। if the magnitude of two vector are 3 and 4, तो दो वेक्टर ले लो अपने मन के, एक आपके मन का वेक्टर ले लिया मैंने वेक्टर a, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मान लिया 3 और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मान लिया कितना 4 दिया रखा है। इनका कहना है कि दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है 6। तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो भैया डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू पहले का मॉड दूसरे का मॉड और कॉस का क्या थीटा। इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 6, पहले की वैल्यू कितनी है 3, दूसरे की वैल्यू कितनी 4। कॉस थीटा तो अभी आया नहीं है, 3 गुणे 4 कितना 12 इंटू कॉस थीटा बराबर कितना 6। 12 6 के कहां आएगा नीचे, इक्वल टू कितना कॉस ऑफ थीटा, 6 से कितने बार गया 2 बार, यानी cos थीटा इक्वल टू कितना 1/2 आया ना। अब अपन ने पढ़ा आंगनबाड़ी में cos थीटा, cos से कितने डिग्री होता है 60 डिग्री। आंसर थीटा इक्वल टू, समझ गए, लिख लो यहीं पर थीटा इक्वल टू 60। शीट गिर गई बेटा तेरी,
मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, करने के बाद अगर कभी डाउट हो आंसर लिख लिया करो, कभी कोई छूट जाए तो आप आंसर्स पूछ सकते हो, ठीक ना। इसके दोबारा भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, शो दैट टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। कंडीशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। चलो मतलब 2 into 4 कितना हुआ 8, लैम्डा इंटू -2 कितना -2 लैम्डा, प्लस 1 इंटू -2, -2 बराबर कितना 8 में से 2 गए कितना 6 -2 लैम्डा बराबर 0, मतलब वहां जाके 2 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 6/2 कितना 3। तो चलिए दो आंसर है, पहला आया है 60 डिग्री, दूसरा आया है 3, बिल्कुल सही। फर्स्ट है 60 डिग्री, दूसरा है 3, ठीक है ना। यस, if two vectors a and b are perpendicular to each other, what is the value of a dot b? Simple, 1 सेकंड का आंसर। if two vectors are perpendicular, then what is the value of a dot b? 0, because cos 90 equal to 0, okay? if those are perpendicular, angle equal to 90 degree, formula a dot b equal to a into b into cos 90, answer equal to 0, clear है? yes, next question, two forces 5 and 10 किलोग्राम are acting with an inclination of 120 degree। एक फोर्स है 5 किलोग्राम का, एक फोर्स है कितने किलोग्राम का 12 किलोग्राम का, ठीक है, सॉरी 10 किलोग्राम का। बच्चों को एक काम करो, 10 को नीचे रखो और 5 को ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि लास्ट में इन लोगों ने बोला है कि 10 किलोग्राम वेट के साथ कितना एंगल बनेगा रिजल्टेंट का, और हमने पढ़ा है नीचे के साथ एंगल, तो 10 को जानबूझ के नीचे रखो और 5 को ऊपर। अगर आपको भूल गया है तो आपको याद में दिलाता हूं, ये था वेक्टर A और ये था वेक्टर B। पैरेललोग्राम बना करके हमने एंगल निकाला था रिजल्टेंट का अल्फा, याद आया? और रिजल्टेंट का अल्फा आया था tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, याद आया? सही है, चलो ये हो गया। दो वेक्टर है, एक पे 10 का फोर्स लग रहा है, एक पे 5 का फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है 120 डिग्री। बताइए कि दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द एंगल। हाँ, तो पहले आपको रिजल्टेंट का रिजल्टेंट निकालना है, व्हाट इज द एंगल व्हिच इज द रिजल्टेंट मेक्स विद 10 किलोग्राम। मैग्नीट्यूड तो निकालना ही नहीं है इसमें, सीधे डायरेक्शन निकालनी है, ओके। तो चलिए डायरेक्शन tan बीटा, एंगल को क्या बोलते हैं बीटा, अल्फा 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 ले लो, अल्फा इक्वल टू b sin थीटा। हाँ भाई, ये a है ये b है, b का मैग्नीट्यूड कितना है 5 sin 120 डिग्री अपॉन 5 sin 120 अपॉन a प्लस a कितना 10 प्लस 5 cos 120। यस और नो बच्चों, आ गया ना बच्चों। 5 sin 120 की वैल्यू 120 180 में से कितना कम 60 sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, और साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि 120 साइन का घर है। समझ में आया? बहुत जल्दी बोल गया। तो 5 into √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, अभी बताइए जस्ट वैल्यू cos 120 की -1/2, -1/2, क्लियर हुआ? चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, ऊपर आएगा 5√3/2, नीचे देखो वो नीचे आएगा 10 - 5/2, 10 - 5/2, 10 5 गुणे 1 -5/2, सॉल्व कर लो। 2 गुणे 10 कितना हुआ 20, 20 - 5/2 मतलब बच्चों 15/2 लिख दूं, चलेगा? 15/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 5√3 अपॉन कितना 15। बच्चों 5 से 15 कितने बार 3 बार, मतलब √3 अपॉन कितना 3। बच्चों √3, क्या मैं 3 को 2 बार √3 लिख सकता हूँ? √3 से √3 मतलब कितना 1/√3, कितने डिग्री 1/√3, आराम से। tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 1/√3। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा tan अल्फा √3 कितने डिग्री होता है, 10 में कितने डिग्री 30 डिग्री। कौन आएगा √3 कितने डिग्री होता है 10 में 30 डिग्री, लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री। सो आंसर अल्फा इक्वल टू कितने डिग्री 30, मतलब जो रिजल्टेंट जाएगा वो कितना एंगल बनाएगा 30। तो अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि वेक्टर बी के साथ एंगल कितना बनेगा, तो 120 में से 30 माइनस कर दो, कितना बचा 90, कितना बचा
2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट निकालना होता तो निकाल भी देता हूं मैं। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, पहले फोर्स का स्क्वायर कितना 25, दूसरे फोर्स का स्क्वायर कितना 100 प्लस 2 लिख लेता हूं यहां 2 गुणे 5 इंटू 10, 2 गुणे 5 10, 10 गुणे 2 कितना 100 इंटू cos 120, cos 120 मतलब -1/2 है ना। रिजल्टेंट ऐसे ही करना। हाँ बच्चों 25 देखो 2 से कितने बार गया 50 बार, 2 से 50 बार गया तो 25 प्लस 100 माइनस 50, आंसर 25 प्लस 50, क्योंकि 100 में से 50 गए 50 बचे, तो आंसर होता कितना √75 न्यूटन। नोट करिए रिजल्टेंट इक्वल टू √75 न्यूटन। √75 न्यूटन विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो √75 न्यूटन होगा। और रिजल्टेंट 10 वाले फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, किलोग्राम वेट को देख करके परेशान मत होना। अभी तक आप बोलते होगे सर, आप बार बार कहते हो कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो फोर्स की यूनिट किलोग्राम वेट भी होती है। कौन सी यूनिट? ग्रेविटेशनल यूनिट। कौन सी यूनिट? ग्रेविटेशनल यूनिट। लिख लो, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट। ओके, 10 किलोग्राम वेट इक्वल टू 1 न्यूटन। लिख लो, 10 किलोग्राम वेट इक्वल टू 1 न्यूटन। 10 किलोग्राम वेट इक्वल टू 1 न्यूटन। 10 किलोग्राम वेट कितने के इक्वल होता है? 1 न्यूटन की। ठीक है ना, सब कुछ आया समझ में? चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये हो गया। हाँ, a vector A has magnitude, another vector B has the magnitude 3 and is perpendicular to each other। ठीक है, अच्छी बात है, समझना बच्चों अच्छे से। A vector A has a magnitude 2, मतलब एक वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 और दूसरा वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड है कितना 3। ओके, हैव अ मैग्नीट्यूड 3 एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर ये भाग रहा है, वेक्टर B ये भाग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। बाय वेक्टर डायग्राम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड शो इट्स डायरेक्शन और डायग्राम। आपको वेक्टर का यूज करते हुए आपको टू वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है, बहुत बड़े आराम से बच्चों, अगर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से डबल से जस्ट मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, है ना। अगर एक वेक्टर की लेंथ है वेक्टर A की 2 मीटर तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A की लेंथ कितनी होगी? 4 मीटर। तो मतलब अपने पास जो वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A है तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, देखो मैं अच्छे से बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, तो मैंने बताया था 2 बाहर आ जाएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड लगेगा और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो आंसर कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4। क्लियर है? एंड वेक्टर B ऊपर लग रहा था, वेक्टर B ऊपर लग रहा था, ये वेक्टर B है, तो वेक्टर B के साथ तो अपन ने कुछ नहीं किया, तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3। ठीक है ना, एंगल के साथ भी कुछ नहीं किया, मतलब एंगल अभी भी कितने डिग्री है 90 डिग्री। अब कह रहा है इसका रिजल्टेंट फाइंड करो, तो चलो भैया हमारे पास आंसर है, किसका रिजल्टेंट फाइंड करना है? 2 वेक्टर A का प्लस B का इक्वल टू, यस, रिजल्टेंट इक्वल टू पहले वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, मॉड ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर, तो 2 वेक्टर A का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ 2 वेक्टर A का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड वेक्टर 2A मॉड वेक्टर B इनटू cos कितने डिग्री 90, cos 90 मतलब 0, cos 90 कितना 0, स्वाहा, खत्म खेल इसका, 0 हो गया। ठीक ना, चलो अंडर रूट 2 वेक्टर A का मॉड कितना निकाला 4, तो 4 का स्क्वायर 16, B का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 का मॉड कितना आएगा 5। समझ में आया?
आंसर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5। देखिए डायग्राम, यस करेक्ट, आंसर इसका 5। मैग्नीट्यूड कैसा जाएगा, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो कैसा जाएगा इस तरीके से, अपोजिट ऑर्डर में देख लो, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। दो सीधे और एक उल्टा, यही तो है अपोजिट ऑर्डर। तीनों सीधे क्लोजिंग ऑर्डर, दो सीधे एक उल्टा अपोजिट ऑर्डर। क्या डायरेक्शन नहीं बोली, निकालना डायरेक्शन, तो फॉर्मूला वही डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन थी एंगल अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू b cos थीटा, ऊपर वाला, तो मॉड वेक्टर b cos ऑफ थीटा 90 डिग्री, कितने डिग्री 90 डिग्री। अच्छा इसमें तो डायरेक्टली डायरेक्शन निकल जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि cos 90 और sin 90 1 आ जाएगा, वही मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो b का मैग्नीट्यूड कितना है, लो tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन 2a, b का मैग्नीट्यूड कितना 3, इसका कितना 4, ओके, तो tan अल्फा इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब बच्चों 3 अपॉन 4 की कोई ट्रिग्नोमेट्री में तो वैल्यू होती नहीं है, नहीं होती ना, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अल्फा इक्वल टू tan ऊपर उछल करके जाएगा उस तरफ, तो एक नया फंक्शन बनता है, मे बी आपने अभी तक नाम नहीं सुना होगा, इनवर्स फंक्शन। क्या नाम होता है, इनवर्स फंक्शन। तो ये कहलाएगा tan इनवर्स 3/4, एंगल बनेगा tan इनवर्स 3/4, ये क्या आ जाएगा एंगल। क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर हो गया। आप उससे भी करोगे ना b sin थीटा से, तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। करके बताऊं क्या b sin थीटा से, देख लो क्या पढ़ा अपन ने, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बच्चों दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री है 90, मतलब फॉर थीटा की जगह 90, sin 90 की वैल्यू कितनी 1, यानी b into 1 यानी तो b, cos 90 की वैल्यू स्वाहा यानी a प्लस 0 a, समझ में आया। तो tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a, तो 90 डिग्री केस में डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ में आया। चले आगे, ये हो गया, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, ओके चलो ठीक है। देखो हमको कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a और वेक्टर b में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ लो। कितना अच्छा वेक्टर दिया गया, बेचारे रेजोल्यूशन फॉर्म में ही दिए गए, इनको जोड़ना तो बहुत आसान है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इतने सीधे सारे वेक्टर दिए गए कंपोनेंट फॉर्म में, डायरेक्टली जोड़ लो, कोई एंगल वेंगल का कोई पंगा नहीं है। 2i कैप प्लस 3i कैप कितना 5i कैप, 3j कैप माइनस 5j कैप कितना माइनस 2j कैप, 4k कैप प्लस k कैप कितना 5k कैप, 5k कैप आ गया। ये आ गया वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर आ गया, मतलब कुछ ऐसा कि ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था, ये दोनों आपस में आके भिड़ रहे थे, एडिशन करा ना। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, रिजल्टेंट r वेक्टर r फॉर रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो इसमें एंगल वेंगल का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने ऑलरेडी कंपोनेंट में तोड़ के दिया है, तो कंपोनेंट में तोड़ के दिया तो अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बोले यस और नो, बिल्कुल क्लियर वेक्टर है। तो ये दे दिया, मैं ये बात कर रहा था, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, दोनों भिड़ रहे थे, ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था, हमने दोनों को जोड़ करके नया वेक्टर निकाल लिया, वेक्टर a प्लस b, दोनों को जोड़ दिया। अब कह रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में पैरेलल, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो, मतलब इसका एक कदम फाइंड करो, समझ गया ना। तो आप इसका कोई नाम दे दो, c दे दो, कितना बड़ा कौन लेके a प्लस b, इसका नाम आपने क्या दे दिया c, c ना दो तो इसका नाम दे दो r, क्योंकि r मतलब
हाँ बेटा आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का नाम मैंने क्या ले लिया, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप। क्वेश्चन कह रहा देख लो यूनिट वेक्टर निकालने को, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर। यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, किसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए के और बी के सम का, वेक्टर ए और बी के सम का। तो ए और बी का सम निकाला, अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, कैसे, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 2 का स्क्वायर कितना प्लस 4 और 5 का स्क्वायर कितना 25, मतलब 25 25 50 और 4 54। यस और नो। तो आंसर आ गया 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 54। नोट इट डाउन, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। यस करेक्ट, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन रूट 54। देखिए पहले रिजल्टेंट निकाला, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया, तो आपका बन गया रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट बोला ना, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब सम, रिजल्टेंट का मतलब सम। रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों भिड़ रहे हैं, रिजल्ट मैंने कहा दोनों लोग के बीच में लड़ाई हुई, रिजल्ट क्या है आज की फाइट का, तो दोनों लोग भिड़े। अब दोनों लोग भिड़ने का मतलब ऐड होना, ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करने में आपको तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है ना, ये किस फॉर्म में है, ये रेजोल्यूशन फॉर्म में है, रिजॉल्ट फॉर्म में है ये। मतलब कह रहा इसका लग रहा एक्स एक्सिस की तरफ 2 और इसका लग रहा एक्स एक्सिस की तरफ 3, तो दोनों भिड़ के 2 और 3 कितना लगाएंगे 5। अब इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ लग रहा +3 और इसका लग रहा -5, तो दोनों का वाई एक्सिस का फोर्स भिड़ेगा तो कितना आएगा रिजल्टेंट -2। ये तो सबसे सुंदर और सबसे सहज फॉर्म है, सबसे अच्छा फॉर्म है वेक्टर का। अगर इस फॉर्म में दे दिया तो आपको कोई एंगल का कैलकुलेशन नहीं करना। क्लियर है ना, कंपोनेंट फॉर्म। हाँ और निशा और कोई क्वेश्चन, तो पहले दोनों को सम किया, रिजल्टेंट निकाला और सम के डायरेक्शन में एक कदम का वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर निकाला है। हाँ इस क्वेश्चन को और चेंज किया जा सकता है, अब वो मैं बता देता हूं, पहले नोट कर लो। अगर ये कहा गया कि दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में 10 कदम का वेक्टर निकालो, कितने कदम का 10 कदम का, तो ये कितने कदम का निकाला आपने 1 का। अभी ये मैग्नीट्यूड 1 का यूनिट वेक्टर है, अभी एक क्वेश्चन बोला था 5 स्टेप का, तो अगर यही बोला जाए कि इसके 10 स्टेप का वेक्टर निकालो या 10 मैग्नीट्यूड का, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का बस। तो यदि आपको बोला जाए इसके 10 स्टेप का या 10 मैग्नीट्यूड का, तो आंसर होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई आर कैप। क्लियर हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक ना। 10 स्टेप का वेक्टर निकालो, 5 स्टेप का निकालो, तो वेरी सिंपल, एक स्टेप का यूनिट वेक्टर निकाल लो और जितने स्टेप का बोले उतने स्टेप मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक और क्वेश्चन बचा इसके बाद, 2 बच्चे। देन नेक्स्ट, यस ये हो गया। What is the angle between vector A and vector B if vector A and vector B denote the adjacent side of a parallelogram drawn from the point of area equal to 1/2 AB? Wait. Yes, मैंने आपको बताया था area of parallelogram equal to, मैंने बताया था area of triangle equal to 1/2 mod of A cross B, याद आया? And area of parallelogram equal to directly A cross B। यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B साइड से, कैपिटल A कैपिटल B साइड से, ओके। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि नहीं लिखाया? अगर 2 साइड है, कैपिटल A वेक्टर, 2 वेक्टर है और कैपिटल वेक्टर B, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया होगा मॉड A मॉड B का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का मॉड। ये मैंने लिखाया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, वो लिखा है 1/2 A मतलब मॉड A, B मतलब मॉड B। एरिया तो स्केलर ही होगा, ये दे दिया इतना। कह रहा अगर ऐसा है तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना है। चलो ठीक है, पता लगाते हैं। मॉड A क्रॉस B, बेटा मॉड
मॉड ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और क्या एन कैप। बेटा एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 यूनिट वेक्टर यानी 1/2। ठीक है ना? वो क्या है, लाइट बंद हो जाता है चलते चलते, बैटरी डाउन हो जाएगी तो पता चले। ए बी, हाँ मॉड ए का मैग्नीट्यूड क्या? ए ऑलरेडी वो मैग्नीट्यूड है, उसका क्या मैग्नीट्यूड लूं? बी, यस और नो? साइन थीटा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1। बच्चों ए से ए, बी से बी कैंसिल, यहां क्या बचा? साइन थीटा, यहां क्या बचा? 1/2 यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू, साइन कितने डिग्री? 30 डिग्री। आंसर थीटा इक्वल टू, नोट करिए, ए और बी की जगह तो फिर वेक्टर दिया होगा आपको। अगर आपको एरिया निकालना होगा, आप फिर कंफ्यूज हो गए, आपको एरिया यदि निकालना होगा तो कैसे करेंगे, है ना? आपका क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर यदि हमें एरिया निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आएगा आपका वाला, अगर कहेगा एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और दूसरा वेक्टर जो इससे गया हुआ है वेक्टर b इक्वल टू मान लो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो आपको बोला गया है पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, ये क्वेश्चन बनेगा। अभी ये क्वेश्चन उल्टे तरफ से उठाया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तरफ से इसका बेसिक क्वेश्चन। तो एरिया क्या होता है इसका? एरिया इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया? तो आपको ए क्रॉस बी पहले निकालना पड़ेगा। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करोगे? पहले याद करो, ए क्रॉस बी के लिए अपन बॉक्स बनाते थे, यहां लिखते थे आई कैप, यहां लिखते थे जे कैप, यहां लिखते थे के कैप। हाँ, ए मतलब 2 3 4, बी मतलब 1 1 1 1 1 1। समझ में आया? ये दोनों वेक्टर लिखे, 2 3 4 और 1 1 1। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लोगे ना? बताया था ना उस दिन। आई कैप 3 एकम 3 बन जा 3 माइनस कितना 4 माइनस जे कैप, दूसरा साइन माइनस का, 2 बन जा 2 4 बन जा 4 प्लस के कैप कितना आएगा? इसको छुपाओ 2 बन जा 2 माइनस कितना 3, मतलब माइनस आई कैप माइनस माइनस 2 में से 4 गया -2 प्लस 2j कैप और माइनस के कैप। ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। और इसका आपको लेना है मैग्नीट्यूड, तो लग दो इसको ए क्रॉस बी के अंदर क्या आया? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब पहले वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। चलो 1 प्लस 4 प्लस 1, आंसर बोलो 4 और 1 5, 1 कितना 6। आंसर आएगा √6 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया। एरिया निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, एंगल निकालने के लिए। अभी इसके बीच में एंगल निकालना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो मतलब एरिया का क्वेश्चन नहीं है, फिर आपको एंगल निकालना है। फिर ये फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b। याद आया? ये एंगल निकालने का फॉर्मूला, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला। और पूछो, सारी चीजें पूछ लेना, जितने हो सकते हैं क्वेश्चन सब पूछ डालो। अभी तो शुरुआत है अंजलि, ठीक ना? फिजिक्स भयंकर कंफ्यूज करेगी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कोई खत्म ही नहीं कर सकता इसको। और हर चीज को क्लासिफाई करना पड़ेगा, और क्लासिफाई तब होगी जब मैं आपको शीट दे रहा हूं वो लगाओगे। वो जब आप शीट लगा लोगे ना तो आपके मन में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगना है, क्यों लगना है, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगना है। एक क्वेश्चन और बचा, हाँ तो ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर ना? ये रफ कर दो। देखो यहां पर क्या था, यहां पर एरिया दिया गया था और एरिया देने के बाद पूछ रहा था कि आप बताइए कि एंगल कितना है। क्लियर है? यहां पर एरिया ऑलरेडी दिया गया था 1/2 AB। रफ करो, यस आंसर इक्वल टू 30 डिग्री, करेक्ट, बिल्कुल सही है, आंसर 30 डिग्री निकलेगा। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंड प्रूफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करवा चुका हूं। इफ टू साइड्स रिप्रेजेंटिंग द कंसेक्यूटिव वेक्टर्स, if two
opposite sides of a triangle, then the third side will be in opposite order. ऐसा डायग्राम करवाया था, ये डेरिवेशन करा करके p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये स्क्वायर है और ये कहा था ये एग्जाम में पक्का आएगा 4 मार्क्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर में एक ही डेरिवेशन है ढंग का। ओके फिनिश। सो वी हैव कंप्लीटेड वेक्टर, ठीक है ना, आज हमारा ये वेक्टर कंप्लीट हो गया।